मसीही का तमाम ये तंबो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों का बुलेटिन मनी सेंट्रल तैयार है। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी खबरों को हमने शामिल किया है मनी सेंट्रल में। शुरुआत करेंगे गेहूं की महंगाई की खबर के साथ। गेहूं की महंगाई से हारी सरकार। 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई गेहूं की कीमतें। सरकार ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कीमतें रुकी नहीं। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, ये जानेंगे। आईसीआईसीआई बैंक पर क्यों लगा सबसे बड़ा जुर्माना? सबसे बड़ा जुर्माना दो तरह से। एक तो जितना जुर्माना आईसीआईसीआई पे लगा, करीब 12 करोड़ रुपए का, इतना जुर्माना आज तक कभी किसी बैंक पर नहीं लगा। और दूसरा इस तरह भी बड़ा है कि जितना पूरे साल में सारे निजी बैंकों पे जुर्माना लगा वो एक तरफ रख दीजिए और आईसीआईसीआई का ये जुर्माना आप एक तरफ रख दीजिए। ऐसा क्या कर रहा था आईसीआईसीआई जो इतना बड़ा जुर्माना लगा? और नुकीले हुए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के नाखून। जी हां, दायरा और बढ़ गया, ये कानून और सख्त हो गया। क्या बदलाव आए, क्या इसका मतलब है, क्या इसका असर होगा, ये जानेंगे। बाजार में आएंगे नए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सेबी से मांग कर रही है कि भाई रीट्स के लिए, इनविट्स के लिए आप नए म्यूचुअल फंड लाने दीजिए। क्या मांग है, किस तरीके के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, कौन इसमें निवेश कर सकता है, ये सब कुछ जानेंगे। दिन की सबसे बड़ी खबर होगी दो। पहली अदानी समूह से जुड़ी। सेबी ने बढ़ाया अदानी मामले में जांच का दायरा। कहां पहुंचा, किससे क्या मांगा, कौन सी जांच चल रही है, क्या मतलब है इसका, ये जानेंगे। और दूसरी बड़ी खबर होगी मध्य पूर्व तनाव से कच्चे तेल में नया उबाल। कल जब हम बात कर रहे थे मनी सेंट्रल में, $90 के आसपास कीमतें थी। इसके बाद कुछ और घटा ये कि गाजा में एक अस्पताल पे अटैक हुआ, 500 लोग मर गए उस अस्पताल में, जो उस अस्पताल के भीतर थे, जख्मी थे, इलाज करा रहे थे। बाइडेन इजराइल पहुंचे हैं। क्या कुछ घटा इस बीच? ईरान ने क्या कहा, इजराइल ने क्या कहा, बाइडेन क्यों पहुंचे, क्या हो रहा है मध्य पूर्व में, ये सब कुछ जानेंगे। और इसकी वजह से कच्चे तेल में क्यों उबाल आ रहा है, ये उबाल कितना टिकाऊ है, ये तेजी कितनी टिकाऊ है, ये सब कुछ जानेंगे दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर में। लेकिन शुरुआत गेहूं की खबर के साथ। त्योहार से ठीक पहले गेहूं की बढ़ती कीमतों ने महंगाई बढ़ने की आशंका को बढ़ा दिया है। गेहूं का भाव 8 महीने के नए ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को दिल्ली में भाव 2747 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो फरवरी के बाद अब तक का सबसे ऊंचा भाव है। महंगे गेहूं की वजह से आटा, मैदा, ब्रेड, बिस्कुट ये सब भी महंगा हो जाएंगे, ऐसी आशंका है। इस बीच देश में तुअर के कम उत्पादन को देखते हुए भारत को तुअर एक्सपोर्ट करने वाले कई देशों से तुअर की सप्लाई में दिक्कत आने लगी है। आज एक रिपोर्ट छपी जिसमें पता चला कि पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के कई तुअर कारोबारी अपने फायदे के लिए भारत को खुलकर तुअर की सप्लाई से परहेज कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने तो तुअर के कार्गो भी रोक दिए हैं। तो आप देखिए, एक तरफ दालों पे चिंता, दूसरी तरफ गेहूं का जो भाव है वो 8 महीने की ऊंचाई पर। सर, क्या माना जाए, गेहूं और दाल की महंगाई कम करने के लिए सरकार जो कुछ कर सकती थी सब कर लिया, अब हथियार डाल दिए? गेहूं की महंगाई नहीं रुक रही है। अगर पूरे साल का दौर देखें आप, तो पिछले एक साल से, अगर जनवरी के बाद से के महीनों में सरकार ने ओपन मार्केट में सेल की कोशिश भी की थी, बाज़ार में गेहूं छोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब कीमतें 2800 रुपये के आसपास हैं। और अगर आप आटे की कीमत मान लें तो आटे की कीमत 40 से 45 रुपये के आसपास है। त्यौहार के आसपास ज़बरदस्त मांग है बाज़ार में गेहूँ की, और आपूर्ति कम है, इसलिए मांग और भी ज़्यादा है। चूँकि भारत में गेहूँ की आपूर्ति घरेलू स्रोतों से होती है, सरकार के पास अब केवल 2 ही विकल्प बचते हैं। एक विकल्प ये है कि सरकार अपने अनाज भंडार से ज़्यादा गेहूं रिलीज़ करे, जो संभव ही नहीं है क्योंकि इतनी भारी विशालकाय मुफ्त अनाज योजना है, उसको फीड करने के लिए गेहूं की कमी पड़ रही। और दूसरा ये है कि सरकार गेहूं का आयात खोले। भारत में भी गेहूं का आयात नहीं होता क्योंकि 40% की इम्पोर्ट ड्यूटी है। इतनी ऊँची इम्पोर्ट ड्यूटी पर भारत में गेहूँ के आयात का कोई मतलब नहीं है। ये बात हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में पिछले कई अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहे कि भारत की खाद्य बाजार के में मांग और आपूर्ति का संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका है और ये धीमे धीमे सरकार के हाथ से फिसलता जा रहा है। गेहूं आज इस स्थिति में पहुंच गया कि जब लोग त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आटा 40 से 45 रुपए तक पहुंच जाएगा। अब या तो यहाँ सरकार को तात्कालिक तौर पर इस बात की इजाज़त देनी होगी कि आयात शुरू किया जाए,
क्योंकि आटा मिल एसोसिएशन कह रहे हैं कि आयात में उदारीकरण किया जाए, आयात की ड्यूटी कम की जाए, इंपोर्ट सस्ता किया जाए, तब बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ेगी, या फिर सरकार को फिर ओपन मार्केट सेल करनी पड़ेगी। और ओपन मार्केट सेल करने से बाजार में गेहूं की कीमतें कम होंगी, इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मांग और आपूर्ति की चुनौती वहीं बनी रहेगी यदि आयात नहीं होता है। तो आयात करना गेहूं का भारत के लिए बड़ा फैसला है, क्योंकि भारत तो गेहूं का निर्यातक हुआ करता था एक साल पहले तक, और एक साल के भीतर हम निर्यातक से आयातक की स्थिति में आ रहे हैं। दालों को लेकर भी सीमित आपूर्ति है पूरी दुनिया में। मोजाम्बिक एक बड़ा स्रोत था जहां से दाल आ रही थी। भारत में अरहर की दाल की कीमत लगातार बढ़ रही है, तुअर यानी अरहर, और उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हैं, जो ट्रेडर हैं मोजाम्बिक के, उन्हें भारत में ज़्यादा बेहतर पैसा मिलने की संभावना बन रही है, और इसलिए उसकी आपूर्ति में भी अब बाधा आ रही है। तो दाल और अरहर ये दोनों खाद्य महंगाई के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, और ये दोनों कंपोनेंट त्यौहार और त्यौहार के आगे तक भारत की खाद्य महंगाई को ऊंचा रखेंगे। इस बीच आज ही कैबिनेट में फैसला हुआ और वित्त वर्ष जो मार्केटिंग वर्ष है 2024-25 के लिए रबी फसलों के समर्थन मूल्य की भी घोषणा की गई। गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया गया, ये बढ़कर अब 2275 रुपये हो गया है। इसी तरह दालों के समर्थन मूल्य में भी, चने की अगर आप बात करें तो 105 रुपये की बढ़ोतरी वहाँ भी समर्थन मूल्य में की गई है। अब पहले से भाव इतना तेज है, अब इसमें अगर समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद भी सरकारी खरीद अब पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये फिर देखना होगा। फिलहाल रबी सीजन की बुआई शुरू होने में थोड़ा ही वक्त बचा है। घरेलू स्तर पर गन्ने की पैदावार में कमी की आशंका को देखते हुए सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगाए प्रतिबंध को 31 अक्टूबर के आगे भी जारी रखने का फैसला लिया। एक काम और कर दिया, क्या कर दिया कि सरकार ने प्रतिबंध की श्रेणी में ऑर्गेनिक चीनी को भी शामिल कर दिया है। पहले ऑर्गेनिक चीनी शामिल नहीं थी, अब सरकार ने ऑर्गेनिक चीनी को भी शामिल कर दिया। पहले रॉ, व्हाइट और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर ही प्रतिबंध था, लेकिन इस प्रतिबंध की वजह से ऑर्गेनिक चीनी का निर्यात बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए अब यह फैसला किया गया कि चीनी के भी निर्यात पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाए। तो दाल और गेहूं के बाद ये चीनी की स्थिति थी। सर, चीनी पर भी यही चिंता लगातार बढ़ती दिख रही है? चीनी पे भी लगभग वही चिंता है। चीनी के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध है, और आज जो रबी का समर्थन मूल्य आया उसमें 2275 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया गया है। ठीक उस समय जब हम आपको कुछ ही मिनट पहले इस खबर में बता चुके हैं कि भारतीय बाजार में गेहूं 8 महीने की सर्वोच्च स्तर ऊंचाई पर है, 2800 रुपये आसपास की कीमत है। अब यहां से अगले साल के रबी मौसम के लिए नए तरीके के दबाव बनते दिखाई दे रहे हैं। बाजार की अभी की परिस्थिति अगर देखी जाए तो रबी का समर्थन मूल्य बाजार के मौजूदा भाव को देखते हुए काफ़ी कम है, और यदि रबी की फसल की संभावना बहुत अच्छी नहीं बनती है तो फिर सरकार को अपनी खरीद को लेकर पिछले साल जैसी ही चुनौती का सामना करना पड़ेगा जैसा कि इस साल हुआ था। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, एक खबर मौसम की। अल नीनो का असर अगले साल मई तक रहेगा। ऐसा हुआ तो देश में अगले साल प्री मानसून सीजन की बरसात प्रभावित हो सकती है। देखिए, अभी मानसून को विदा हुए बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन अब ये संभावना आ गई कि भैया अल नीनो का असर अगले साल तक रहेगा। पहले ही अल नीनो की वजह से इस साल मानसून का संतुलन बिगड़ा है, और अब पोस्ट मानसून सीजन में भी बरसात में कमी देखी जा रही है। सर, और क्या क्या कहा वेदर एजेंसी की भविष्यवाणी में? अमेरिका की जो वेदर एजेंसी है, क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर, जिसको CPC कहते हैं, उसने अपनी पुरानी पूर्वानुमानों में थोड़ा सा संशोधन किया है। हम आपको ये बता चुके हैं कि एल नीनो का असर पहले यह संभावना थी कि नवंबर से लेकर मार्च तक रहेगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है, आमतौर पर लेकिन ये माना जा रहा है कि इसका असर अब मई 2024 तक जाएगा, यानी 80% तक एल नीनो का असर 2024 तक जाएगा। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें जिनकी संभावनाएं अमेरिका की एजेंसी ने या दुनिया के वेदर विशेषज्ञों ने दी है, उसमें दो चीज़ें कि एक तो इस बार सर्दियों में तापमान ज़्यादा रहने वाला है सर, और स्नोफॉल पर असर पड़ने वाला है। यानी ऐसा हो सकता है एल नीनो के असर से कि जितनी बर्फ हर साल गिरती थी उतनी बर्फबारी ना हो, और सामान्य रूप से तापमान सर्दियों के में जबकि तापमान में तेज गिरावट देखी जाती, वो तापमान में बढ़ोतरी बनी रहेगी। और दूसरा ये कि गर्मियाँ जल्दी सेट इन होंगी, गर्मियों की शुरुआत जल्दी होगी। आपको याद हो कि इस साल भी ऐसा ही हुआ था, ठीक फसल के पकने के समय भारत में तापमान बढ़ा था, और उसका असर हमने गेहूं की उपज और पैदावार पर देखा था। तो ये दोनों आकलन इस तरह बता रहे हैं कि एक तो रबी के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है, और दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा मौसम का परिदृश्य रबी की फसलों के लिए इस बार चुनौती बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने देश के दो दिग्गज प्राइवेट बैंकों पर मोटा जुर्माना लगाया, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ICICI बैंक पर 12 करोड़ 19 लाख रुपए का और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए का पेनल्टी लगाई गई है। दोनों बैंक को रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी करने के लिए दंड दिया गया। आरोप है कि बैंक अपनी शाखाओं का गलत इस्तेमाल बैंकिंग प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहे थे, और साथ में कुछ फ्रॉड की जानकारी भी तय समय पर नहीं दे रहे थे।
और भी आरोप हैं सर, और भी कुछ गलतियां हैं बैंकों की? बड़ा मामला है और लगातार आप देख रहे हैं कि भारत में रिजर्व बैंक एक के बाद एक बैंकों पर जुर्माना लगा रहा है, प्राइवेट और सरकारी बैंक पर। बीओबी बैंक पर हमने मोबाइल ऐप डाउनलोड के मामले में जुर्माना लगते देखा था, पेटीएम पर कई सारे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और केवाईसी से जुड़े मामलों पर का पालन न करने के कारण जुर्माना लगा था। पर आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक में कई सारे मामले पाए गए। आईसीआईसीआई कोटक बैंक में 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें पाई गई जो भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए चिंता की बात है और रिजर्व बैंक को इतना बड़ा जुर्माना लगाना पड़ा। पहली चीज़ तो ये कि लोन और एडवांसेस देने में इन दोनों बैंकों ने नियमों और पारदर्शिता का सही ध्यान नहीं रखा और लोन्स को गलत अकाउंट्स में देकर उन्हें गलत अकाउंट्स में क्लासिफाई किया। इसका मतलब ये कि लोन किसी दूसरे तरह से दिए गए थे, उनका एनपीए छुपाया गया, उनके एनपीए होने तक का इंतजार किया गया और उनका जो क्लासिफिकेशन बैंक की बुक्स में होना चाहिए था वो सही नहीं हुआ। बैंकिंग की दृष्टि से ये बड़ी चूक है और बड़ी घटना है जो आईसीआईसीआई और कोटक जैसे बड़े बैंक कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये पाई गई कि जो फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंक, अलग अलग सेवाएं देते हैं बैंकिंग के अलावा, जमा और कर्ज के अलावा, उसमें भी जिन सेवाओं को आउटसोर्स किया गया बाकी एजेंसियों के जरिए, यानी एजेंटों को जिनको एक काम दिया गया बैंकों के फिनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने का, उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। और यही रिकवरी एजेंट का मामला भी पहली बार इस जुर्माने में निकलकर सामने आया है कि रिकवरी एजेंट्स का पैसा वसूलने के लिए, कर्ज वसूलने के लिए गलत ढंग से इस्तेमाल भी किया गया है। ये मामला भी इस जुर्माने में शामिल है। इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज की खराब स्थिति को लेकर आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में कस्टमर सर्विस से जुड़े कुछ मामले हैं, उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई है। और ये बड़ा कम्प्रहेंसिव किस्म का, बड़ा समग्र किस्म का मामला है जो देश के 2 प्रमुख बैंकों के खिलाफ बना है और इसलिए इन पर 12 करोड़ और 3.95 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे को बढ़ा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक किसी कंपनी में अगर किसी व्यक्ति की 10% या इससे ज़्यादा की हिस्सेदारी होगी तो वह पीएमएलए के तहत बेनिफिशियल ओनर के दायरे में आएगा। पहले ये लिमिट 15% की हिस्सेदारी की थी। सर, क्या बदलाव हो गया, क्या असर होगा इसका? मनी लॉन्ड्रिंग जो भारत का सबसे ड्रैकोनियन या सबसे कुख्यात और डराने वाला कानून माना जाता है, इसमें रिपोर्टिंग के नियम बदले गए हैं और उसका दायरा भी बढ़ाया गया। कंपनियों के अलावा इससे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लागू कर दिया गया है। यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो जो ट्रस्ट के तौर पर, चैरिटी के तौर पर या स्वयंसेवी संगठनों के तौर पर काम करते हैं। और ये जो नया नोटिफिकेशन लाया गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005 में, उसके मुताबिक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज को उन सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखने होंगे जो अब इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। यानी जिन बैंकों के साथ इनके अकाउंट हैं, जिनके खाते हैं, उन खातों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग की वही प्रक्रियाएं लागू होंगी, वैसी ही पड़ताल लागू होगी जो बाकी मामलों में शामिल होती है। तो यानी किसी एनजीओ का खाता किसी बैंक में, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खाते की पूरी जानकारी रखे। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें वो कंपनियां जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर्ड हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, या जो सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर में या बाकी स्टेट के जो कानून सोसाइटीज़ को पंजीकृत करने वाले हैं, वो सब कुछ इस पीएमएलए के नए दायरे में आएंगे। और इस दायरे के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में अब जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके कामकाज पर भी गहरी पड़ताल और गहरी निगाह होगी। इस प्रावधान से सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। रिजर्व बैंक की तरफ से पिछले साल किए गए करीब $5 अरब के करेंसी स्वैप की वजह से अर्थव्यवस्था में डॉलर की कमी की आशंका बढ़ गई है। इस स्वैप की अवधि अगले हफ्ते पूरी होने जा रही है और अवधि पूरा होने पर रिजर्व बैंक को $5 अरब की खरीद करनी होगी। आशंका ये है कि रिजर्व बैंक इस करेंसी स्वैप को आगे रोल ओवर नहीं करेगा और डॉलर की डिलीवरी लेगा। इसी वजह से अर्थव्यवस्था में डॉलर की कमी की आशंका है। रुपए में लगातार गिरावट है। अभी हमने देखा एक दिन पहले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। सर, कोई संबंध है इसका? क्या इस खबर का मतलब है? ये आज की उलझन भरी खबर थी जो विदेशी मुद्रा बाजार और बैंकिंग बाजार के भीतर अलग अलग तरह से तैरती रही। सुबह इस बात की चर्चा थी कि शायद रिजर्व बैंक इस रोल ओवर को आगे बढ़ा देगा, रोल ओवर कर देगा और दोबारा नहीं, और ये स्वैप नहीं करेगा। लेकिन बाद में दोपहर होते होते खबर आई कि नहीं, रिजर्व बैंक ऐसा नहीं करेगा। पहले हम समझे था क्या था, ये कि 2022 में रिजर्व बैंक ने बैंकों से ये कहा था कि वो उससे डॉलर लेकर उसे रुपया दे दें वापस, और वो डॉलर बैंकों ने ले लिए थे अपने ग्राहकों को देने के लिए। ये 28 अप्रैल 2022 में स्वैप हुआ था और $5 बिलियन का स्वैप था। यानी $5 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार से निकालकर भारतीय बैंकों को दिए गए थे और भारतीय बैंकों ने उसके बदले रुपए में वो पेमेंट रिजर्व बैंक को किया था।
इस स्वैप की अवधि अब समाप्त हो रही है और अब बैंकों को वो सारे डॉलर रिजर्व बैंक को वापस करने हैं। अब यहाँ दुविधाएं दो बड़ी हैं। बैंकों के पास तो $5 बिलियन रखे नहीं हैं, तो उन्होंने बाजार में कीमतें डॉलर की बढ़ते देखकर फॉरवर्ड सौदे करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो अपने क्रम के हिसाब से जब जब रिजर्व बैंक का तकाजा आएगा तो उनको वो डॉलर रिजर्व बैंक को वापस करने होंगे, और इसके कारण बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी और डॉलर की कीमतें रुपया रिकॉर्ड स्तर पर तक टूट गया, जो कल हमने आपको बताया था। उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी था। रिजर्व बैंक की दुविधा ये है कि वो अगर डॉलर नहीं लेता तो विदेशी मुद्रा भंडार में जो गिरावट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसने अब ये डॉलर वापस आने और विदेशी मुद्रा भंडार में 3 हफ्तों से गिरावट चल रही, उसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। लेकिन उस दूसरी तरफ उसकी ये भी दुविधा है कि इसके बदले वो जो रुपया वापस बैंकों को देगा वो बाजार में मनी सप्लाई में बढ़ोतरी करेगा और बाजार में महंगाई की चुनौती बनेगा। अभी रिजर्व बैंक थोड़ी सी सख्ती भी कर रहा है। इन दोनों दुविधाओं के बीच एक तरफ बाजार में मनी सप्लाई और दूसरी तरफ डॉलर की कीमतें झूलती रहीं। शाम तक जब तक हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, इस बात की संभावना बनती दिखाई दी कि रिजर्व बैंक इस स्वैप को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक के $5 बिलियन लाकर विदेशी मुद्रा भंडार को थोड़ा मजबूत करना चाहता है। बाजार में महंगाई में थोड़ा बहुत ऊंच नीच देखा जाएगा। तो अब जितने भी बैंक हैं जिन्होंने इस स्वैप का हिस्सा लिया है वो डॉलर की खरीद कर रहे हैं। तो अगले 1-2 दिनों तक रुपए की तुलना में डॉलर की तुलना में रुपए में और ज़्यादा मूल्यन और ज़्यादा दबाव बना रह सकता है। यह एक फैक्टर है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत, डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी, ये और भी फैक्टर हैं जिनका असर भी हमें रुपए पर दिखाई देगा। म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़ी कई बड़ी खबरें आ जाईं। पहली खबर ये कि अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरों के बीच घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियों की ओर से इंटरनेशनल डेट फंड जारी किए जा रहे हैं। बंधन म्यूचुअल फंड के बाद अब आदित्य बिरला सन लाइफ की ओर से 1 से 3 साल की अवधि के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ETF जारी किए गए हैं। दूसरी खबर ये कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से सेबी बात कर रहा है और इंडस्ट्री रीट्स और इनबिट्स के लिए अलग कैटेगरी बनाने की बात कर रही है। एक खबर यह भी आई कि सितंबर के दौरान देश में 37 लाख सिप खाते खुले। मासिक खाते खुलने का नया रिकॉर्ड है। सितंबर के दौरान लगातार तीसरे महीने 30 लाख से ज़्यादा सिप अकाउंट खुले हैं। देश में कुल सिप के खाते अब 7 करोड़ 13 लाख हो गए हैं। सर, ये इनविट्स और रीट्स के लिए नया म्यूचुअल फंड आए, नई कैटेगरी बनाई जाए, क्या मांग कर रही है म्यूचुअल फंड उद्योग रीट्स और इनविट्स को, यानी ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, इन्हें अलग से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बनाने की बात कर रहा है। इनका नाम बार बार आप सुनते रहे होंगे। मनी 9 के कई कार्यक्रमों में हमने इस पर चर्चा की है। रीट्स का मतलब है क्या मकान बरगर खरीदे हुए मकान के मालिक बन सकते हैं, ज़मीन के मालिक बन सकते हैं, एक छोटा सा हिस्सा यूनिट के तौर पर खरीद सकते हैं। इनविट्स में कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जो अपने कर्ज को, अपने बॉन्ड्स को जारी करती हैं और उनको ये ट्रस्ट बेचते हैं और इनमें हिस्सेदारी लेते हैं। अभी मौजूदा व्यवस्था के तहत जो म्यूचुअल फंड हैं वो रीट्स और इनविट्स में, अगर वो मल्टी एसेट टाइप के फंड हैं जिनका नाम आप सुनते रहे होंगे, वो अपने एक निवेश का करीब 10% हिस्सा रीट्स में और 5% हिस्सा या उससे कुछ अधिक हिस्सा तक इनविट्स में डाल सकते हैं। अब ये रीट्स और इनविट्स का जो बाजार नया बढ़ रहा है, इसके आधार पर म्यूचुअल फंड उद्योग ने सेबी से मांग की है कि उन्हें अलग से स्पेसिफिक फंड बनाने की छूट दी जाए। हालांकि अब इसमें एक दुविधा सेबी के सामने ये होगी कि रीट्स और इनविट्स अलग से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, अलग से इन्वेस्टमेंट क्लास हैं जिनमें अलग से निवेश होता है, तो एक तरीके से वो अलग से प्रोडक्ट हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कहना है कि इन्हें अलग से इन पर म्यूचुअल फंड बनाने की या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के तौर पर लाने की छूट दी जाए। सेबी के जवाब का इस पर इंतजार है। केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन का प्रावधान कर सकती है। गारंटीड पेंशन के तौर पर कर्मचारी के अंतिम वेतन के 40 से 45% हिस्से के बराबर पेंशन तय हो सकती है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी, उसकी रिपोर्ट तैयार है और जल्दी आ सकती है। सर, माना जाए कि लगभग तय हो गया कि पेंशन सिस्टम में बदलाव होगा। पुरानी पेंशन योजना पर जो राजनीतिक उठापटक हुई, विरोध हुआ, कई राज्यों ने केंद्र सरकार के दबाव को नकार कर अपने पुरानी पेंशन योजना लागू की, उसका नतीजा यह है कि केंद्र सरकार भी अंततः अपनी नई पेंशन स्कीम में गारंटीड पेंशन का हिस्सा जोड़ने जा रही है। ये बात हम लगातार फॉलो कर रहे हैं और आपको मनी सेंट्रल के अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहे। अब मुद्दा है 40% या 60% जो भी डेडिकेटेड पेंशन दी जाएगी उसका हिसाब कैसे किया जाए, उसकी गणना कैसे की जाए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल बात आती है एक्चुरियल कैलकुलेशन की, कि जो एक्चुरियल कैलकुलेशन उस एनपीएस में किया जाएगा, जिसमें कितना हिस्सा उस व्यक्ति के टोटल जमा का गारंटीड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा और कितना हिस्सा उससे बाहर रहेगा, बाजार मूल्य पर दिया जाएगा। सरकार, जो संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस मामले में सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुकी है।
अब एक्चुरियल कैलकुलेशन की प्रोसेस शुरू की जा रही है, जिसमें वो हिसाब लगाया जाएगा जिस हिसाब से जितना कॉर्पस इकट्ठ हुआ है किसी व्यक्ति का एनपीएस के तहत, उसका के हिस्से को कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब इसमें दो तरीके के विकल्प चल रहे हैं कि इसमें केवल जो 60% का डिफाइंड पेंशन है शुभम, वो केवल जो एम्प्लॉय है उसी के कंट्रीब्यूशन पर लागू कर दिया जाए और सरकार के कंट्रीब्यूशन को उससे बाहर रखा जाए, और उससे जो बाकी नॉन गारंटीड पेंशन है उस हिस्से के तौर पर वापस किया जाए, या दोनों को मिला लिया जाए, क्योंकि 10% एम्प्लॉय 14% सरकार, इस हिसाब से कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों को शामिल किया जाए और दोनों पर एक गारंटीड पेंशन लगाई जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्योंकि इसके आधार पर तय होगा कि रिटायरमेंट के बाद कितनी तयशुदा एक मुश्त या नियमित तरीके की गारंटीड पेंशन मिलेगी। इस पर अब सरकार की समिति इस एक्चुरियल कैलकुलेशन पर काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर सीमेंट और स्टील कंपनियों के कार्टेल की। किसने कहा, ये सुनना गौर करने वाली बात है। स्टील और सीमेंट कंपनियां कार्टेल बनाकर कीमतों को नियंत्रित करती हैं, और ये बयान देश के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री की ओर से दिया गया है। क्रिसिल के कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों को जब मौका मिलता है वो कार्टेल बनाती हैं और कीमतों को बढ़ा देती हैं। इससे लागत भी बढ़ती है और लॉजिस्टिक पर जो खर्च है वो भी बढ़ जाता है। सर, क्या मतलब है इसका और क्या असर होगा? ये बयान काफ़ी सनसनीखेज और चौंकाने वाला था कि सरकार के एक मंत्री ने आज ये कहा कि भारत में सीमेंट कंपनियां और स्टील कंपनियां मिलकर कार्टेल बना रही हैं। भारत के सीमेंट उद्योग में कार्टेल का किस्सा नया नहीं है। आज से करीब 7-8 साल पहले भारत के सीमेंट उद्योग में एक बड़ा कार्टेल पाया गया था। कंपनियों ने मिलकर आज भी ऐसा ही होता है लगभग, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई थी, उसके बाद मामला कंपटीशन कमीशन में गया था। कंपटीशन कमीशन ने ज़बरदस्त पेनल्टी लगाई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री ने इस बार इसमें स्टील को भी शामिल किया है। उनका ये कहना है कि भारत में स्टील और सीमेंट की कंपनियां आपस में मिलकर कार्टेल की तरह कीमत बढ़ाती हैं। जानना और समझना इसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि सीमेंट की कीमतें जब बढ़ती हैं तो एक जोन में सारी कंपनियां बढ़ाती हैं। स्टील की कीमतें भी बढ़ती हैं, तो चूंकि प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, एक जैसे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स में कोई बड़ा फर्क नहीं है। अगर कोई HRC बना रहा तो सारी कंपनियां HRC बना रही और उसकी स्पेसिफिकेशंस वैसे ही। सीमेंट अगर कोई कंपनी बना रही तो सीमेंट के स्पेसिफिकेशंस वैसे ही, और इसलिए एक साथ मिलकर कीमतें बढ़ाती हैं, और ये अपने आप में कार्टेल का सबूत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात और चौंकाने वाली बात इस बयान पर थी कि भारत के केंद्रीय मंत्री को यह बताना पड़ा कि भारत में कार्टेल बने हुए हैं सीमेंट और स्टील के, जो कि बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ों की कीमतें प्रभावित होती हैं, हमारे जीवन में महंगाई प्रभावित होती है। ये बात भारत के नियामकों को क्यों नहीं दिखती? कंपटीशन कमीशन ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी तक कंपटीशन कमीशन की तरफ से इस पर कोई सक्रियता क्यों नहीं दिखाई दी? ये थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन हो सकता है अब चूंकि सरकार के मंत्री ने ही स्वीकार किया कि कार्टेल बने, और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि NHAI बहुत सारी सड़कें बनाती है और उसकी लागत इस कार्टेल के कारण बढ़ती है, स्टील खरीदने और सीमेंट खरीदने के कारण। तो हो सकता है कि भारत का कंपटीशन कमीशन यानी कंपटीशन रेगुलेटर इस तरफ विचार करे और देखे इसे। अदानी हिंडनबर्ग मामले में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सेबी ने इस मामले पर दूसरे देशों के रेगुलेटर से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। इस मामले पर दस्तावेज जुटाने के लिए सेबी ने दुनिया भर में खोजी पत्रकारों का जो संगठन है OCCRP से संपर्क किया है। OCCRP ने अदानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट में कई दस्तावेजों का हवाला दिया था। हालांकि OCCRP ने सेबी को किसी तरीके का दस्तावेज देने से इनकार कर दिया है। सर, अब किस चीज़ की जाँच कर रहा है ये सेबी? अडानी समूह के मामले पर सेबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में अभी उसे खोलकर सुनवाई नहीं शुरू हुई है, लेकिन इसके आसपास 3 बड़ी जांचें अडानी समूह के खिलाफ नए सिरे से शुरू हो गई जो खासी चौंकाने वाली हैं। और इस बीच कांग्रेस की तरफ से अडानी समूह के को लेकर राजनीतिक रूप से हमले भी किए गए और आरोप भी लगाए गए। पहली जांच ये थी कि OCCRP की रिपोर्ट की इस बात का जिक्र, जो OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अडानी समूह ने यूरोप और मिडिल ईस्ट की कुछ कंपनियों का इस्तेमाल किया, जिनके फंड्स को इस समय भारत का फंड डाइवर्ट करके उनके जरिए भारत में लाया गया, और ये वो कंपनियां थी जिनकी जांच होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात यह है कि सेबी की रिपोर्ट में शायद इसका जिक्र नहीं होगा। जैसा जब ये रिपोर्ट आई थी OCCRP की, तो आपको याद होगा हमने चर्चा में कहा था कि अभी सेबी को बताना होगा कि उसके पास इन दस्तावेजों की जानकारी है कि नहीं। तो आज जैसी खबरें आई उससे पता चला कि सेबी को ये सब नहीं पता था कि अडानी समूह इस तरह से काम कर रहा था। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की इस पड़ताल में जो निकल कर आया उस पर सेबी ने संज्ञान भी लिया है और उनसे दस्तावेज भी मांगे हैं। यानी ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा दाल में काला था इन कंपनियों को, जो ये कंपनियां काम कर रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण जांच
गल्फ एशिया फंड को लेकर शुरू हुई, जो सेबी ने अपने जांच के दायरे में शामिल किया है। और तीसरी जांच के बारे में आपको बता चुके हैं कि अडानी समूह के मुंबई एयरपोर्ट के अधिग्रहण के जो सौदे हैं उन पर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी पड़ताल कर रही है। तो वापस से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कुछ महीने बीतने के बाद 3-4-5 अलग अलग उलझे हुए मामलों की जांच के दायरे में फिर अडानी समूह आया और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अडानी समूह पर सेबी की रिपोर्ट लंबित है, जिस पर अदालत का नज़रिया और रुख जाहिर होना है। अगली बड़ी खबर, मध्य पूर्व में तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $92 के ऊपर पहुंच गया है। इस बीच फिलिस्तीन में एक अस्पताल में हुए मिसाइल हमले की वजह से 500 लोगों की मौत हो गई है। मध्य पूर्व में तनाव और गहरा गया है। तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल के दौरे पर पहुंच गए हैं। सर, खाड़ी की राजनीति, बाइडेन का दौरा, ईरान की धमकी, इन सब चीज़ों को अगर आप रख कर देखें तो तेल के हिसाब से ये क्या कुछ बदल रहा है? कच्चे तेल की कीमत में कल तक $90 के आसपास की स्थिति बनती दिखाई दी थी, लेकिन अभी जब हम क्रूड की कीमत बाजार में तय करें तो 92.12, 92.16, 92.16 के आसपास है। हुआ ये कि पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम ने तेल में जो तेजी की संभावना थी उसे और ज़्यादा मजबूत कर दिया और एक तरह से ऑयल खौल उठा। उसके कई सारे घटनाक्रम थे। पहली चीज़ तो ये कि इजराइल हमास में हो या इजराइल हो, जो हमला हुआ गाजा स्ट्रिप में अस्पताल को लेकर, उसको लेने के बाद एकदम अरब की राजनीति दो हिस्सों में बट गई। और वो उस बंटवारे में ईरान ने आगे बढ़कर ये कहा कि ये अंतिम हमला है और इसके बाद अब बड़े टकराव के संकेत दिए। इजराइल की तरफ से कहा गया कि युद्ध शुरू हो चुका है। तो बाइडेन जब वहाँ पर शांति समझौते की या शांति की कोशिश करने को लेकर पहुँचे थे, लेकिन धीमे धीमे उनकी यात्रा से पहले जॉर्डन, इजिप्ट और बाकी अरब के देशों ने अपनी भूमिका थोड़ी सी बदल दी और थोड़ा सा स्ट्रांग स्टैंड ले लिया इजराइल के खिलाफ। और इसी बात का तेल बाजार को खतरा था। तो ईरान की तरफ से खुली चुनौती दी गई। बाकी देशों ने अमेरिका से ज़्यादा बातचीत करने से, अमेरिका के ज़्यादा करीब जाने से अपने आप को परहेज किया। और बाकी जो अरब की अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से इजराइल का समर्थन करने, हालांकि हमास को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना की, पर स्पष्ट रूप से इजराइल का समर्थन करने या इजराइल के रुख के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। तेल बाजार में जो तेजड़िए थे, तेल बाजार के जो स्पेकुलेटर्स थे, उनको यही परिस्थिति चाहिए थी और वो परिस्थिति तेल बाजार में बन गई। और इसलिए हमने देखा कि $90 के से ऊपर $92 के आसपास कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई। खतरा यह है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, गाजा स्ट्रिप में कोई बड़ी कार्रवाई होती है और ईरान इस मामले में भीतर उतर कर आता है, आगे बढ़ता है, तो फिर ये तेल की कीमतें $100 पहुँचने में देर नहीं लगेगी। सर, ईरान को लेकर अब क्या संभावना बनती दिख रही है? दो संभावनाएं बनती दिख रही हैं, क्योंकि ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया है। ईरान हमास के बदले धमकी दे रहा है इजराइल को और बाकी सबको। तो एक चीज़ संभावना बनती दिखाई दे रही है कि अमेरिका ने जो ईरान के साथ तेल के निर्यात को लेकर जो थोड़ी बहुत रियायतें दी थी पिछले 1 साल के दौरान, उस पर और ज़्यादा सख्ती हो सकती है। और वापस जब बाइडेन अमेरिका पहुँचेंगे तो उनके निशाने पर अब ईरान होगा, क्योंकि इजराइल के साथ तो वो खुलकर खड़े हो चुके हैं और ईरान ही प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के सामने खड़ा हुआ उस मध्य एशिया का या मध्य पूर्व का सबसे मजबूत देश दिख रहा है, जो स्पष्ट रूप से इजराइल को चुनौती दे रहा है। और ईरान प्रतिबंधों के तहत है, इसलिए ईरान पर प्रतिबंध और सख्त किए जा सकते हैं। कच्चे तेल के बिक्री को लेकर जो विंडो खोली गई थी जहां से वो बेच पा रहे थे, उनको भी बंद किया जा सकता है। और इसलिए कच्चे तेल के बाजार को इस बात की संभावना है कि जो थोड़ा बहुत ईरान का तेल बाजार में आ रहा था वो भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करते हुए दिखना पड़ेगा और ईरान उसका टारगेट हो सकता है। तो सर, कच्चे तेल की कीमतें खोलनी तो फिर अमेरिका के पास क्या प्लान होगा इसको काबू करने का, क्योंकि महंगाई अभी भी चिंता है? एक दिलचस्प घटनाक्रम इसके साथ और हुआ जो इस हफ्ते और था, सुर्खियों से बाहर रहा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक डील होती दिखाई दे रही है। इस डील की घोषणा इसी हफ्ते के अंत में होनी थी, लेकिन शायद अगले हफ्ते हो जाएगी। वेनेजुएला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और वेनेजुएला की जो निकोलस मादुरो की सरकार है, वो कराकस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे तेल की बिक्री को लेकर या तेल के उत्पादन को लेकर, उनमें कुछ रियायत दे सकती है, क्योंकि वेनेजुएला में 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, अमेरिका में भी 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो अगर
खाड़ी में तनाव और ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है। ईरान सीधे टकराव में आता है। अरब देश अपना रुख और सख्त कर लेते हैं। 1970 का दौर लोगों को याद है, इसी तरीके से अरब वर्सेस अमेरिका हो गया था। और अभी की स्थिति में अगर सारे अरब देश, प्रमुख तेल अर्थव्यवस्थाएं सऊदी, कतर और ईरान और अमीरात एक साथ आ जाते हैं तो अमेरिका वेनेजुएला के तेल को बाजार में लाने की छूट दे सकता है। और कल बाजार में बड़ा दिलचस्प हुआ, कल शाम तक बाजार में इस बात की काफ़ी चर्चा थी कि वेनेजुएला के तेल को लेकर अमेरिका के साथ एक समझौता हो जाएगा। हालांकि समझौता हुआ नहीं, अगले हफ्ते होने की संभावना है। लेकिन अगर वेनेजुएला को थोड़ी भी रियायत मिलती है तो तेल बाजार में जो ईरान का शॉक है उसके लिए एक एब्जॉर्बर आ जाएगा। जो ईरान का तेल अगर बाजार से कम होगा तो वेनेजुएला के तेल को बाजार में खोलने का मौका मिलेगा। हालांकि अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाना, क्योंकि वेनेजुएला की सरकार को लेकर अमेरिका में ज़बरदस्त आग्रह रहे हैं और वेनेजुएला की सरकार में लोकतंत्र को लेकर गहरी चुनौतियाँ भी बनी रही हैं। लेकिन अगर आप तेल बाजार को करीब से देखते हैं, भारत में महंगाई की संभावनाओं को देखते हैं, तो वेनेजुएला और अमेरिका की आने वाली डील पर नज़र होनी चाहिए। हम इस पर लगातार इसे फॉलो करेंगे और आपको इस मामले में अपडेट देंगे। चीन ने सितंबर तिमाही के दौरान ग्रोथ के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.9% दर्ज की गई है। बाजार का अनुमान 4.4% का था। हालांकि इससे पहले जून तिमाही के दौरान ग्रोथ की दर 6.3% थी। लेकिन सितंबर तिमाही में चीन के अनुमान से बेहतर ग्रोथ की वजह से कमोडिटी बाजार में कॉपर और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर देखने को मिल रहा है। सर, इस नंबर का जो ये कीमतें खोल रही हैं, इसमें कितना असर मानते हैं? थोड़ा सा योगदान जरूर किया, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था अपने आप में कमोडिटी और क्रूड ऑयल के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहती है। और चूंकि पिछली 2 तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट थी, संकट जैसी स्थिति दिख रही थी, तो कच्चे तेल के बाजार पर उसका दबाव था। लेकिन कच्चा तेल की कीमतों में ये ताजी बढ़ोतरी मध्य पूर्व के घटनाक्रम के कारण, इजराइल हमास और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के कारण, अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा और इन सारी चीज़ों के कारण है। चीन की अर्थव्यवस्था में जरूर आंकड़े थोड़े उम्मीद से बेहतर हैं Q3 के, लेकिन अभी भरोसा वापस नहीं लौटा है। चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर अभी ये स्पष्ट नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था वापस अब पटरी पर लौटी है और तेज रफ्तार दिखा पाएगी कि नहीं। इसके लिए कम से कम 2 और तिमाहियों का इंतजार करना होगा। एक तरफ भारत का टूटता निर्यात और दूसरी तरफ एक के बाद एक ऐसी खबर जो इस बाजार के लिए निश्चित तौर पर अच्छी नहीं है। कार्बन टैक्स के बाद अब यूरोपियन यूनियन के देशों ने यह तय किया है कि वे किसी देश से आयात नहीं करेंगे जहां लेबर से फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा है। फोर्स्ड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। कुल मिला के आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो एक तय नियम है, मानक हैं, उनको किनारे रखकर लगातार काम कराया जा रहा है। इसका असर निश्चित तौर पर विकासशील देशों में पर होगा, जिसमें भारत भी एक होगा। भारत के लिए कितनी चिंता करने वाली बात है? लंबे समय के बाद शुभम, लेबर इश्यूज फिर ट्रेड का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आज से करीब 1 दशक पहले, 10-11 साल पहले, भारत में कालीन उद्योग, भारत के गारमेंट इंडस्ट्री और भारत के बहुत सारे उद्योगों में जो लेबर काम करते थे, उनके लिए सुविधाएं और उन्हें मिलने वाले वेतन और उनके लिए कामकाज के तौर तरीके, इनको लेकर यूरोप के देशों ने कुछ सख्त नियम तय किए थे। फिर धीमे धीमे बाद में ग्लोबल ट्रेड के उदारीकरण के कारण ये चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन ये भी चौंकाने वाला है। कार्बन के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि यूरोपियन कमीशन ने ये कहा है कि उन सारे क्षेत्रों की, उन सारे देशों की एक सूची बनाई जाए जहां पर बंधुआ मजदूरी या फोर्स लेबर के जरिए काम कराया जा रहा है। फोर्स लेबर की उनकी परिभाषा काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ी है। कम पैसे पर काम कराना, समय से अधिक काम कराना, ज़्यादा काम कराना। इधर एशिया के बाज़ारों में लेबर लॉज थोड़े रिलैक्स हुए हैं। कंपनियों को इस बात की फ्रीडम मिली है कि वो अपने तरीके से काम करें, काम के घंटे बढ़ाएं, कई तरीके की शिफ्ट लगाएं। यूरोपीय समुदाय का ये फैसला भारत के निर्यात पर भारी पड़ेगा, खासतौर पर भारत के छोटे उद्योगों से होने वाले निर्यात के लिए, क्योंकि वो तो भारत के उद्योग तो लेबर लॉ को और ज़्यादा, श्रम कानूनों को और ज़्यादा उदार करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपने हिसाब से, मांग और आपूर्ति के हिसाब से अपने यहाँ श्रमिकों को नियोजित करने की, रखने की और काम पर की अनुमति मिले। इधर भारत का सबसे प्रमुख बाजार यूरोपीय समुदाय श्रम कानूनों को लेकर अचानक बेहद सतर्क हो गया है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर।
कंपनियों से टैक्स की उगाही को लेकर जीएसटी अथॉरिटीज अचानक सक्रिय हो गई हैं। इंश्योरेंस ऑटो कंपनियों को तो पहले ही मोटे टैक्स के रिकवरी के नोटिस भेजे जा चुके हैं, अब एफएमसीजी कंपनियों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। मंगलवार को डाबर को 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नोटिस भेजा गया। इसके अलावा भारत में काम कर रही 1000 मल्टीनेशनल कंपनियों को भी जीएसटी ने टैक्स की उगाही के लिए नोटिस भेजा है। इन कंपनियों से कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों पर टैक्स की मांग की गई है। सीमेंट कंपनी ओरिएंट सीमेंट के प्रमोटर सीके बिरला ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अदानी ग्रुप से संपर्क किया है। सीके बिरला ने अदानी ग्रुप को संपर्क करने से पहले सीमेंट सेक्टर के दूसरे बड़े प्लेयर के साथ भी संपर्क किया था, लेकिन उनकी तरफ से बेहतर वैल्यूएशन नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने अदानी समूह का रुख किया है। पिछले साल आपको याद होगा अदानी समूह ने अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण किया था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रही लघु बचत योजना में इस साल निवेश का नया रिकॉर्ड बना है। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान इस योजना में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश हुआ है। सरकार ने बजट में इस योजना में निवेश की लिमिट को 2 गुना कर दिया था, जिसके बाद निवेश लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल 6 महीने में इस योजना में सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए आए थे, यानी इस साल निवेश 2.5 गुना बढ़ा है 6 महीने में। अभी 6 महीने बाकी हैं। देश में निजी क्षेत्र में काम करने वाले सबसे बड़े बैंक HDFC पर कई ब्रोकरेज उत्साहित नजर नहीं आ रहे। सितंबर तिमाही के दौरान बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट आई। इसके बाद अधिकतर ब्रोकरेज ने HDFC बैंक के लक्ष्य में कटौती की। नमूरा ने इसका लक्ष्य घटाकर 1800 रुपये कर दिया। 1800 रुपये था, उसको 1750 कर दिया। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 2000 से कम करके 1750 कर दिया। फिलहाल बैंक का शेयर 1550 पे काम कर रहा है। अभी भी 200-250 रुपये का अपसाइड है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उड़ान की उतनी नहीं है। अब सर कोई टिप्पणी आपकी? अडानी समूह क्या एक और सीमेंट कंपनी के अधिग्रहण की तरफ बढ़ रहा है? ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी हम आज सीमेंट के बाजार में कार्टेल्स पर और कंपनियों की तरफ से कीमतें तय करने पर भारत के सड़क परिवहन मंत्री की मांग की टिप्पणी का जिक्र कर चुके हैं। और भारत के सीमेंट बाजार में जो पिछले 10 सालों में पुनर्गठन हुआ उसमें अडानी समूह सबसे बड़े सीमेंट प्लेयर के तौर पर उभरा है। सीके बिरला समूह की कंपनी जो ओरिएंट सीमेंट है उसमें सीके बिरला समूह की हिस्सेदारी करीब 37 से 38% है। समूह और बाकी कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स की 3,878 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है इस कंपनी का। और यदि कंपनी अडानी समूह के पास जाती है तो अडानी समूह फिर भारत में सीमेंट का सबसे बड़ा समूह बनकर, सबसे ज़्यादा बड़ी क्षमताओं वाला समूह बनकर सामने आएगा। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।